आज लेखिका रीता कुमारी जी के कथा संसार में सुनते हैं उनकी कहानी कस्तूरी मृग में बसे। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की नई कहानी कस्तूरी मृग में बसे। आज सुवर्णा को दिल्ली आए पूरे 3 दिन गुजर गए थे। फिर भी वो अभी तक न अपने बेटे लोकेश से न ही अपनी बहू हंसा से ढंग से बातें कर पाई थी। ऐसा नहीं था कि वे दोनों जानबूझकर उसके साथ बात नहीं करते थे। दरअसल उनके व्यस्त जीवन में इतना समय ही नहीं था कि वो किसी के साथ कुछ शेयर कर सके। 3 दिन पहले जब वो दिल्ली आई थी तो लोकेश उन्हें लेने रेलवे स्टेशन आया जरूर था, पर घर पहुंचते ही उसका सामान अंदर रखते हुए बोला, माँ अभी तुरंत मुझे ऑफिस लौटना है, इसलिए आप फ्रेश होकर खाना खा लीजिएगा। हंसा ऑफिस जाने से पहले आपके लिए खाना बनाकर टेबल पर रख गई है। मुझसे पहले ही वह ऑफिस से आ भी जाएगी, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अपनी बात समाप्त करते हुए वह जल्दी से घर से बाहर निकल गया था। लंबे समय तक सोच विचार करने के बाद कितने उत्साह से वह बेटा बहू की घर गृहस्थी देखने का चाव लिए यहाँ आई थी, और यहाँ आते ही उन्हें इस अवांछित अकेलेपन का सामना करना पड़ रहा था। उस दिन तो बहू शाम 7 बजे तक वापस आ गई थी। लोकेश को आते आते रात के 9 बज गए थे, लेकिन 3-4 दिनों में ही उनका दिल बुझ सा गया था। कहाँ तो वो यह सोच कर आई थी कि उनके आने की खुशी में बहू और बेटे पलके बिछाए इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ उनकी व्यस्तता का यह आलम था कि सुबह के निकले दोनों घर लौटते लौटते शाम रात में बदल जाती थी, और वे अकेले इस दुमघुटू वातावरण में बैठी पल पल उनके लौटने का इंतजार करती रहती या फ्लैट के शानदार डेकोरेशन को निहारती रहती। दोनों ने अपना फ्लैट काफ़ी अच्छे ढंग से सजाया संवारा था। शायद इन्होंने किसी इंटीरियर डेकोरेटर की मदद ली थी, क्योंकि रंगों का समायोजन, फर्नीचर की बनावट, लहराते पर्दे सभी फिल्मी अंदाज में नजर आ रहे थे। भौतिक सुख के किसी भी साधन की कमी नहीं थी, बस इन्हें जुटाने वालों के पास इनका उपयोग करने के लिए समय ही नहीं था। सुवर्णा के मना करने पर भी रात का खाना हंसा अक्सर पैक करवा कर ले आती थी। सुबह हंसा सबसे पहले उठकर काम में लग जाती। 3-4 दिनों बाद ही जबरदस्ती सुवर्णा ने रसोई की कमान थाम ली। रसोई के कामों के बाद भी उसके पास बहुत समय बच जाता था। घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं था जो उनका मन लगा रहता। उन दोनों के जाने के बाद सुवर्णा अक्सर यही सोचती रहती कि ये दोनों के काम करने की कौन सी शैली है जिसमें न मन को शांति मिलती है न देह को आराम। वीकेंड पर पहली बार सुवर्णा को उन दोनों से ढंग से बात करने का मौका मिला, जब बेटा बहू दोनों ही घर में मौजूद थे। पूरे दिन छोटे छोटे काम निपटाते तीनों आपस में बातें करते रहे। मौका देखकर उस शाश्वत सवाल को उसने पूछ ही लिया जो कई दिनों से उनके मन मस्तिष्क पर दस्तक दे रहा था। तुम दोनों की शादी को पूरे 5 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक तुम दोनों के 2 से 3 होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लोकेश ने कहा, अभी तो माँ आपको 5 वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तत्काल बच्चों की जिम्मेदारी संभालने के लिए न मेरे पास समय है और न ही हंसा के पास। अभी तो जो फ्लैट और कार हमने खरीदी है उसकी किस्तें भरने में हमारी आय का एक बड़ा हिस्सा निकल जाता है। जहाँ तक मैं समझती हूँ तुम दोनों की ही आय 6 अंकों में होगी। हाँ माँ, सो तो है, लेकिन जो फ्लैट हमने लिया है वो काफ़ी महंगा है। हम दोनों चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ अच्छा हो जाए, फिर परिवार बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। सुवर्णा की समझ में नहीं आ रहा था कि उन दोनों को कैसे समझाए कि अच्छा पाने की संतुष्टि कभी पूरी नहीं होती, तो क्या अच्छा से अच्छा हासिल करने की धुन में इन दोनों की जिंदगी के सबसे सुनहरे पल यूं ही निकल जाएंगे। जिस सुख और समृद्धि को पाकर ये दोनों ऐश करना चाहते हैं और जिसे पाने के लिए ये दोनों बस काम और काम किए जा रहे हैं, और जल्द से जल्द बहुत कुछ पाने की आस में जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों को पैसा कमाने की होड़ में झोंक रहे हैं, क्या पैसा से उन्हें वापस पा सकेंगे? इस उम्र में
दिल में जो जोश, उमंग और आवेग होता है, क्या जीवन के अगले किसी पड़ाव पर उस जोश, उमंग और आवेग को ये दोबारा पा सकेंगे? शायद कभी नहीं। फिर इन्हें इतना पैसा क्यों चाहिए कि इंसान मशीन बन जाए? अंधाधुंध पैसा कमाने की होड़ में लगे ये युवा पीढ़ी के लोग क्या माध्यम मार्ग अपनाकर नहीं चल सकते? अभी तक बेटे बहू की 6 अंकों में मिलने वाली तनख्वाह का ढिढोरा पीटती और खुद को गौरवान्वित महसूस करती थी, लेकिन आज उसका खोखलापन उन्हें परेशान कर रहा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद लोकेश ने अपने से 1 साल जूनियर एक विजातीय लड़की हंसा से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने बेटे की खुशी में अपना खुशी मानकर बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों की शादी धूमधाम से करवा दी थी। हंसा पूरी तरह उनकी कल्पना के अनुरूप मृदुभाषी, सुंदर, हंसमुख, बड़ों का सम्मान करने वाली थी। मात्र 4-5 दिनों में ही उसने अपने व्यवहार से घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लिया था। इतनी अच्छी बहू पाकर सुवर्णा गदगद थी। वह चाहती थी कि उनकी बहू भी बेटे की तरह जॉब करे, इसलिए नहीं कि वह अर्थ उपार्जन करेगी, बल्कि इसलिए कि उनका मानना था कि स्त्री की रचना सिर्फ सेवा, शर्म और सेक्स के लिए नहीं हुआ है। बराबरी की नौकरी उसके व्यक्तित्व को एक नया आयाम देगा। जो मान सम्मान और बराबरी का दर्जा सुवर्णा नहीं पा सकी, वह चाहती थी कि वह सब उनकी बहू को मिले। यही सोचकर उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि बहू को पढ़ाई में पूरी मदद की और उसे नौकरी करने के लिए भी उत्साहित किया, ताकि वह अपनी तकदीर खुद लिख सके, कभी पति की मोहताज न रहे। आज उसी का परिणाम था जो बहू भी बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी। लेकिन उन्होंने यह कहाँ चाहा था कि पैसों के पीछे भागती वह यूं पैसा कमाने की मशीन मात्र बनकर रह जाए। इस महानगर ने ऐसा क्या जादू कर डाला था कि ये दोनों ही अपना सारा सुख चैन गंवाकर पैसा कमाने की होड़ में शामिल हो गए थे। तभी लोकेश की आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। माँ, जल्दी तैयार हो जाइए, हम लोग कहीं घूमने चलेंगे, खाना भी बाहर ही खा लेंगे। तीनों यहाँ वहाँ घूमते, खरीदारी करते जब काफ़ी थक गए तो एक होटल में खाना खाने बैठे। अभी उन्होंने खाना शुरू ही किया था कि लोकेश के ऑफिस से फ़ोन आ गया और उसे बीच में ही खाना छोड़कर जाना पड़ा। सुवर्णा की सारी खुशियाँ तिरोहित हो गई। फिर खाने में दिल ही नहीं लगा। किस तरह खाना समाप्त कर दोनों सास बहू घर लौट आई। एक दिन सुवर्णा सब्जी लेकर घर लौट रही थी कि तेजी से आती एक मोटरसाइकिल, जिसे 20-25 वर्ष का एक लड़का चला रहा था, सड़क के किनारे से जा टकराया। उस लड़के को गहरी चोट आई थी। उसके सिर से काफ़ी खून निकल रहा था। आसपास से गुजरती गाड़ियां और लोग उसके बगल से तेजी से निकल रहे थे, पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सुवर्णा की समझ में नहीं आ रहा था कि इतने विकसित शहर में लोग इतने हृदयहीन कैसे हो सकते हैं। उनमें दर्द से छटपटाते उस युवक की पीड़ा देखी नहीं गई। ऑटो रिक्शा रोककर वह युवक के पास के अस्पताल में ले गई। अर्धबेहोशी की अवस्था में पड़े उस युवक से किसी तरह फ़ोन नंबर लेकर उन्होंने उसके घरवाले को सूचित कर दिया। उचित समय पर डॉक्टरी सहायता मिलने से उस युवक की जान बच गई। उसके घर वालों के आने के बाद ही वो अपने घर लौट पाई। जब तक वो घर पहुंची, बेटा बहू दोनों ही घर लौट आए थे। उन्हें घर में न पाकर काफ़ी परेशान थे, क्योंकि सुवर्णा का फ़ोन भी घर में ही रह गया था। जब सुवर्णा ने उन्हें सारी बात बताई तो खुश होने के बदले लोकेश नाराज़ हो उठा। माँ, आप ऐसे पचड़े में क्यों पड़ती हैं? वहाँ इतने लोग थे, वहाँ से गुजर रहे थे, किसी को फिक्र नहीं हुई, तो फिर आपको क्या पड़ी थी इस उम्र में इतनी भाग दौड़ करने की? ज़्यादा से ज़्यादा आप पुलिस को सूचित कर देती। सुवर्णा ठगी सी खरी बेटे की बातें सुन रही थी। सुख, समृद्धि और वैभव की तलाश में भागती ये आधुनिक पीढ़ी क्या इतनी संवेदन शून्य हो गई है कि दूसरों के दुख दर्द इनकी आत्मा को छू ही नहीं पाती? आसपास की घटनाओं से बेखबर हर परिस्थिति में इनकी नज़रें सिर्फ अपनी जीत पर टिकी रहती है। ये भूल गए हैं कि समाज को या परिवार संवेदनहीनता ही आदमी को मशीन में बदल देती है। तब उचित अनुचित, न्याय अन्याय सभी उनके जीवन में गौण हो जाते हैं।
बेटे की बात सुन आज वो चुप नहीं रह सकी। बेटा, मुझे लगता है कि अति व्यस्तता के कारण तुम लोगों के संवेदना के स्रोत ही सूख गए हैं। आदमी इतना कठोर कैसे हो सकता है कि किसी की पीड़ा का एहसास ही न हो। आज की पीढ़ी पैसा कमाने की धुन में ऐसी व्यस्त हो गई है कि न किसी के सुख दुख में शामिल हो पाती है, न ही अपना सुख दुख किसी से बांट पाती है। इसलिए तुम लोग अपने जीवन में अकेले पड़ते जा रहे हो। हमारे समय में छोटे मोटे दुख में भी आस पड़ोस के लोग परिवार की तरह शामिल होते थे। तब हमारे पास भले ही पैसा कम था, सुख सुविधा के साधन कम थे, पर हम जीवन को भरपूर जीते थे। अब तो पश्चिमी भौतिकता के दीवाने लोगों के लिए रिश्ते, प्यार और सामाजिकता सबके मायने बदलते जा रहे हैं। आज लोग नैतिकता को ताक पर रखकर अपनी जीत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हर बात में कंपटीशन होड़ लगी रहती है, एक दूसरे से आगे निकल जाने की और अपनी सफलता को ही मापते रहने की। समय से मेल बिठाकर चलना अच्छी बात है, पैसा कमाना भी अच्छी बात है, लेकिन किसी भी बात की अति बुरी होती है। तुम ही सोचो लोकेश, जायदाद और पैसा जमा करने की भला आज तक कोई सीमा तय कर पाया है? तुमने शादी कर परिवार बनाया है तो उसके प्रति भी तुम्हारा दायित्व है, जिसे निभाने के लिए तुम्हें परिवार के प्रति अनासक्त से आसक्त होना ही पड़ेगा। परिवार और अपनी खुशी को ही अपना पहला लक्ष्य बनाना होगा, न कि संपत्ति और वैभव जुटाने को। मैं मानती हूँ कि हर आदमी की अपनी एक स्वतंत्र अस्मिता होती है, फिर भी अगर हर व्यक्ति को अपने तरीके से जीने के लिए छोड़ दिया जाए तो परिवार बिखर जाएगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पति पत्नी दोनों को आपस में तालमेल बिठाकर अपने स्नेह और अधिकारों से एक दूसरे को बांधकर परिवार को बचाना और आगे बढ़ाना ही पड़ता है। मैं इस घर की बड़ी हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि तुम दोनों को सही दिशा में ले जाओ। एक आदमी की कितनी ज़रूरतें होती हैं सबको पता है, फिर इतनी ज़्यादा पैसों की हवस क्यों? एक बार ठंडे दिमाग से सोचो और भौतिकता के पीछे भागने की अपनी गति को धीमी करो। हंसा और लोकेश बिना जवाब दिए चुपचाप सुनते रहे उसकी बातें। सब कुछ कह देने से सुवर्णा का मन भी हल्का हो गया था। 1 महीने बेटे बहू के साथ बिताकर वो वापस पटना लौट आई। उनके पटना लौटने के कुछ ही दिनों बाद हंसा और लोकेश अमेरिका चले गए। अब बेटा और बहू को कुछ भी सलाह देने के बदले उन्होंने पूर्णतः मौन साध लिया। खुद से कभी फ़ोन भी नहीं करती थी। कभी कभी एक मौन वह सब कुछ समझा जाता है जिसे शब्द नहीं प्रकट कर पाते। उन दोनों को अमेरिका गए अभी 1 वर्ष भी नहीं गुजरा था कि अचानक दोनों ने भारत वापस आने का मन बना लिया। वे दोनों जल्द ही भारत आ गए। यहीं पर अपने लिए नौकरी ढूंढकर अपनी पोस्टिंग उन्होंने पटना में ही करवा ली। सुवर्णा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार हुआ कैसे। फिर भी वह चुप रही। एक दिन बहू खुद ही सब कुछ बयां करती चली गई। माँ, आपकी नसीहतों को नज़रअंदाज कर हम पैसों के पीछे भागते 7 समंदर पार चले तो गए थे। अच्छे पैसे मिल भी रहे थे, पर पल पल महसूस होता परायापन का दर्द, और मशीन सी बन गई जिंदगी ने आपकी बातों और विचारों पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया था। बेलगाम इच्छा और आवश्यकता को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जो कुछ धन हमारे पास बचता, उसे जमा करने की इच्छा का कोई अंत नहीं था। इस अतिरिक्त धन की इच्छा ने ही हमें हमारी जन्मभूमि और जन्मदाता से अलग कर रखा था। इसके साथ ही वहाँ विदेशियों की हिकारत भरी नज़रों का भी सामना करना पड़ता था। धीरे धीरे आँखों से स्वार्थ का पर्दा हटने लगा और हमें समझ में आने लगा कि हमारी पढ़ाई और विद्या का महत्व, उसकी उपयोगिता और सार्थकता जितनी अपने वतन में है, उतनी और कहीं नहीं। यह भी समझ में आ गया कि जिस सुख की तलाश में हम देश विदेश की खाक छान रहे थे, वह तो अपने ही वतन में अपनों के बीच छुपा था, खासकर आपके प्यार में। वो कहते हैं ना, अपने में ही छुपे कस्तूरी को मृग कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता है। वही हाल हमारा था। यह बात समझ में आते ही हमने यहाँ लौटने का फैसला कर लिया और यहाँ आकर ऐसा लगा मानो हमारी खुशियाँ वापस लौट आई हैं। कितने दिनों बाद आप भी पहले की तरह खुश दिखी।
इस बीच आप भी काफ़ी मायूस और उदास रहने लगी थी। आज आपके मन में शेष बची उदासियों को भी मैं यह कहकर दूर किए देती हूँ कि आप दादी बनने वाली हैं। सुवर्णा हंसकर हंसा को गले लगाते हुए बोली, ईश्वर देना चाहता है तो सारी खुशियाँ छप्पर फाड़ कर देता है। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी जी की कहानी कस्तूरी मृग में बसे। धन्यवाद।